जैसे जैसे इंडिया, सऊदी अरेबिया और यूएई के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान इन तीनों देशों से अलग होता जा रहा है। इसी बात का डर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सता रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है, इज़राइल को तस्लीम नहीं कर रहा है। इसी को लेकर भी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव है अरब मुल्कों के द्वारा, क्योंकि यूएई ने तो इज़राइल को तस्लीम कर लिया है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अभी तक नहीं किया है। और कयास ये लगाई जा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इज़राइल को मान्यता देता है, तो उसके साथ में सऊदी अरब भी दे देगा, और इसी को लेकर पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान को ये डर भी सता रहा है कि अगर उन्होंने जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई के साथ रिश्तों में सुधार नहीं किया, तो यूएई और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के नागरिकों के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे। तो वहाँ से आने वाले 10 से 12 बिलियन डॉलर रुक जाएंगे, और ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे। इसी को लेकर अभी हाल ही के दिनों में जो पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं, शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने जो है यूएई की यात्रा भी की है। तो इन सभी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में जो चर्चा हो रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इसे पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ वीडियो के आखिर में। तो एक कोई ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट की आपस में बन पा नहीं रही। और रिसेंटली यूएई ने वीजास बैन कर दिए हैं पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ये वहीं गए हुए हैं इसी सिलसिले में बात करने के लिए। और आरजू से भी मैं यही बात करना चाहता हूँ। आरजू, आप क्या समझती हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी गए हैं, एक तो वो वीजास के खुलवाने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि वैसे तो यूएई ने ये कहा है कि ये बेसिकली हम इसलिए किया है कि कोविड की वजह है, और सेकंड है तो कोरोना तो इंडिया में बहुत ज्यादा पाकिस्तान से, लेकिन वहां के वीजे तो बैन नहीं हुए। तो आप क्या समझती हैं, ये पाकिस्तान पे एक तो दरपर्दा प्रेशर है इसराइल को रिकग्नाइज करने का, या हम पे प्रेशर है कि जो मिडिल ईस्ट की जो ब्रॉडर पॉलिसी है उसको एक्सेप्ट करें? हाउ एज ए पाकिस्तानी, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप इसको कैसे देखती हैं जी? सबसे पहले बहुत शुक्रिया चीमा साहब कि आपने आज इनवाइट किया अपने शो के लिए। लेकिन जो आपकी बात है उस पे मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले तो जो इसराइल है उसके लिए हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। और बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी एक काफी लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि इसराइल को हम तस्लीम करें। लेकिन इतना आसान नहीं है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए। तो जाहिर है कि प्रेशराइज किया जा रहा है, उसमें यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है। और लोन्स तो बहरहाल हमने उठाए हैं और उठाते रहे हैं पहले भी, और अभी की गवर्नमेंट में भी शुरू से, जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल बना है तब से। क्योंकि जो भी इस तरह से नई कंट्री बनती है वो शुरू में और इसी तरीके से चलती है कि लोन वगैरह लिए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कभी इस काबिल हुए ही नहीं कि हम उससे अपना पीछा छुड़ा पाते या कम कर पाते। इसलिए कि अभी भी अगर आप चेक करें तो पिछली गवर्नमेंट से भी ज्यादा लोन जो है वो ये जो अभी रिसेंट जो करंट गवर्नमेंट है वो ले चुकी है। और जहां तक यूएई और सऊदी अरब की बात है, तो वो जो हम बड़ा नारा लगाते हैं ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमें बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, भाव नहीं देते। और दुनिया जो है वो बिजनेस पे चलती है, और हमारा रोल इस्लामिक कंट्रीज में बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी अमीर रिश्तेदार के कोई गरीब रिलेटिव्स पहुंच जाते हैं ना मुंह उठाकर, और वो उनको कहते हैं कि चलो भैया फिर आ गए। तो वो हमारी कुछ उसी तरह की पोजीशन है कि हम हर इस्लामिक कंट्री में, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे यूएई हो, चाहे कतर हो, हम वहां मुंह उठा के पहुंच जाते हैं। कभी कहते हैं पैसे दे दो, कभी ऑयल दे दो। तो एक दफा देगा कोई, दो दफा देगा, कितनी बार लोग करेंगे और कहाँ तक करेंगे? तो इस चीज को देखना होगा। पाकिस्तान को थोड़ा सा मजहब से बाहर निकल के लोगों को एक्सेप्ट करना होगा, लोगों को इज्जत देनी होगी। क्यों? सऊदी अरब और यूएई सब कर रहे हैं ना भारत के साथ, तिजारत भी कर रहे हैं, भारत को आगे भी लेके जा रहे हैं, और उनको अवार्ड्स तक दे रहे हैं, मेडल्स तक दे रहे हैं मोदी जी को। हमें कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है कि हम अपनी कुछ जो हम एक दूसरे से शिकायतें हैं उसको हम साइड पे नहीं रख सकते या उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते? जब तक हम उस अपनी ही बनाई हुई एक ईगो में से बाहर नहीं निकलेंगे तो ये प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। बिल्कुल, आपका एक मतलब है कि जो इस्लामी ममालिक हैं, ओआईसी जो है, और जो इस्लामिक ममालिक हैं, ये बहुत ज्यादा देर
हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है या जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो हमने ये मजहब के नाम पे चलाते रहे हैं कि हम इस्लामिक कंट्रीज हैं। अब मिडिल ईस्ट वाले जो हैं उन्होंने थोड़ा ये फैसला कर लिया है कि हमें इन चीजों से बाहर निकलना है मजहब से, और थोड़ा एक प्रोग्रेसिव फेज देना है मजहब को। ये नहीं कि वो मजहबी मुल्क नहीं रहेंगे, वो उनका कहना यह है कि मजहब जो है ये एक इंडिविजुअल बिजनेस है, इसको कलेक्टिव फ्रेमवर्क में ना लेके जाया जाए। तो हम क्या करते हैं कि हम क्योंकि इसको कलेक्टिवली देखते हैं, सो इसीलिए उनके लिए पॉलिसी बनाना ज्यादा जो है आसान हो रहा है। तो आप क्या देखती हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत या पाकिस्तान अगर इसराइल को रिकग्नाइज करे तो क्या अरब ममालिक जो हैं वो उनमें उनकी पोजीशन सॉफ्ट होगी? एक जरा इसके बारे में बताइएगा। और दूसरा, जो हम उनसे कश्मीर के हवाले से बार बार कहते हैं कि हमारी मदद करें और ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस हैं वहां पे बोलें, तो वो वहां पे क्यों नहीं बोलते? हालांकि वैसे तो ओआईसी जो अभी नाइजर में इजलास हुआ है उसमें फॉरेन मिनिस्टर का वहां पे उन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन क्यों समझती है? ये दोनों चीजें काइंडली जरा एड्रेस कीजिएगा जी। बिल्कुल चीमा साहब, सबसे बड़ी बात जो कश्मीर की आप बात कर रहे हैं तो हम माने या ना माने, भारत हमसे एक मजबूत कंट्री है हर लिहाज से। उन्होंने अपने एक जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलके और जैसे भी उन्होंने अपने एक टर्म्स अच्छे रखे हुए हैं, तो हर किसी को जाहिर है अपना बिजनेस जो होता है वो पहले चाहिए होता है। तो कोई भी, चाहे वो इस्लामिक कंट्री ही क्यों ना हो या ओआईसी, वो उनको कुछ बोलने से पहले सोचेंगे जरूर कि हमें हमें क्या फायदा, आपस में लड़ते रहे पाकिस्तान इंडिया, इस तरह से कोई ना कोई बात उनके दिमाग में आती होगी और वो सोचते होंगे कि हम क्यों बीच में पड़े फड्डे में, जैसे कहते हैं ना। तो इसलिए भी हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। और दूसरा वही कि जो इस्लामिक कंट्रीज में मैं बात कर रही हूँ, तो चाहे वो कतर हो, चाहे वो यूएई हो या सऊदी अरब हो, उन सबके ऊपर एक और है और वो है यूएसए। तो जब अमेरिका को कहता है कि जी आपने ये करना है, आपने आके पाकिस्तान को ये जवाब देना है, आपने भारत को ये जवाब देना है, तो फिर जो है वो हमें उसी तरीके से डील करते हैं। और हम क्योंकि इतने ज्यादा कमजोर हैं और हमें उस चीज से निकल नहीं पाते, क्योंकि हमें पैसे भी चाहिए, हमें उनसे हर तरह की फैसिलिटीज चाहिए, हम मजबूर है। पहले हमें कहा जाता था कि जी हम अमेरिका के कहे में हैं, फिर हमें कहा गया कि जी ये तो सऊदी अरब के पे टू है, जो सऊदी अरब कहते हैं वही करते हैं। अब एक नया चाइना आ गया है, अब हमारे ऊपर चाइना का ब्लेम लगता है। वो इसी वजह से कि पाकिस्तान एक कमजोर कंट्री है जो हम मानने को तैयार नहीं है। जब तक हम ये चीज मानेंगे नहीं, तब तक हम अपने आप को मजबूत कैसे कर पाएंगे? हमें जब तक ये नहीं पता होगा कि हमारी वीकनेसेस क्या है। जो गवर्नमेंट आती है, चाहे पिछली हो चाहे अभी की हो, वो सिर्फ टाइम पास कर रही होती है, किसी तरीके से 5 साल निकल जाए, इधर से पैसे पकड़ लो उधर से पैसे पकड़ लो करके, और उसके बाद वो निकल जाते हैं कह के कि जी हम क्या करें, हाँ तो पिछले वालों ने ये कर दिया था, तो नेक्स्ट टाइम पे वो इनको कहेंगे। तो बेसिकली जो पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है ना, वो कभी कोशिश करती ही नहीं है कि वो इन कर्जों में से निकले, या कम से कम उसको 50% कम कर दे। जो जितने बड़े बड़े हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, चाहे जिस पार्टी के भी हों, अगर आप उनकी ही प्रॉपर्टीज देख लें, उनकी ही पैसे देख लें जो उन्होंने बाहर रखे हुए हैं या पाकिस्तान में रखे हुए, चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, जहांगीर तरीन हो, कोई भी हो, तो अगर यही लोग थोड़ी मेहरबानी करते तो शायद पाकिस्तान के सर से ये मुसीबत हट जाए। मगर वही बात है कि इतना कौन सोचता है। हाँ जी, ये आपकी कौन सोचे, लेकिन मेरा ख्याल है एट द एंड ऑफ द डे ये जंग तो हमारी अपनी ही है और हमने खुद ही लड़नी है। और जब तक हमने इकोनॉमी पे ध्यान ना दिया तो बाकी भी जितना जो मर्जी हो जाए, कोई मुल्क हमारी सुनने को तैयार नहीं है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या भारत जो है उसकी पेनिट्रेशन मिडिल ईस्ट में ज्यादा हो जाएगी अगर पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करता? तो पाकिस्तान को तो करना ही पड़ेगा इसराइल को, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। चीमा साहब ये सिर्फ अभी ड्रामे कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इन्होंने आगे जाके जो है इसराइल को तस्लीम करना ही है और करना भी चाहिए। कब तक यही, मतलब सारी दुनिया आगे निकल गई, हम वही पीछे वो लकीर पीट रहे हैं बैठ के कि जी ये नहीं करना हमने। तब सऊदी अरब से ज्यादा मुसलमान तो नहीं है हम, और यूएई से ज्यादा तो यहाँ पे नहीं है कि हम तो उन्हीं को फॉलो करते हैं ना, हम तो उन्हीं को देख के रोजे और ईद तक मनाते हैं कि जी सऊदी अरब में जो है वो रोजा हो गया है, सऊदी अरब में ईद हो गई है, तो हमारे यहाँ भी हो गई है। तो जब वो कर रहे हैं तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हर चीज में, और हर चीज तो हम
यहूदियों की बनाई हुई और क्रिश्चियन और काफिरों की बनाई हुई इस्तेमाल करते हैं, जो मैं और आप बात कर रहे हैं सब वो भी उन्हीं ने बनाई है, वो भी हमने नहीं ईजाद किया। तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है? हम हर चीज मेडिसिन हो, चाहे हमारी फौज के हथियार हो, चाहे जो चीज हो वो वहां से हम लेते हैं, लेकिन हाँ तस्लीम हम नहीं करेंगे। ये मंत्र मेरी समझ में तो नहीं आती। चले, ये तो बात समझ आती कि वो हर चीज यहूदियों की बनी हुई है और हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो वो बात हो रही थी कि पाकिस्तान में भी सारे जो उलमा है वो मगरब की बनी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गालियां भी उन्हीं को देते हैं। सो जो इंडिया है, इंडिया जारी बात है, अगर पाकिस्तान के वीजे बैन हो गए हैं, मार्केट जो है वो क्लोज हो चुकी है हमारे लिए, तो आपको पता है कि इंडियन जो है वो आर्मी चीफ भी सऊदी अरब और यूएई के विजिट पर हैं, मेरा ख्याल है इसी हफ्ते में, और उन्होंने मुलाकातें भी की हैं। तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान जो है, अगर फाइनेंशियली तो हमें जो झटका लगेगा, वैसे तो हमें 12 अरब डॉलर आपको पता है सालाना आता है मिडल ईस्ट से, जिसमें कुछ 6.5-7 अरब डॉलर, 6 अरब डॉलर सऊदी अरब से आता है, बाकी कुछ 4-4.5 अरब डॉलर जो है वो हमें यूएई से आता है। हम अफोर्ड तो नहीं कर सकते, और मेरा नहीं ख्याल कि ओवरनाइट इंडिया जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान के लिए कोई मसला पैदा करेंगे कि नहीं भाई आज से हम खत्म आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत लंबी रफाकत है और थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन आप क्या समझती हैं कि पहली दफा इंडियन आर्मी चीफ वहां पहुंच गए, वो यूएई जाएंगे, वो सऊदी अरब जाएंगे, वहां पाकिस्तान के बने हुए डिफेंस कॉलेजेस, पाकिस्तान की बनी हुई हर सारी चीजों से वो खिताब करेंगे, और बल्कि जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस है वो भी सऊदी अरब के अंदर, उसके भी जो हेड है वो पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ हैं। तो हमें नजर आ रहा है कि हालात बिल्कुल बदल रहे हैं, इंडिया की पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है, वो बेशक सिक्योरिटी के हवाले से हो, क्योंकि हमने ना उनको यमन में मदद की, ना कतर के उनके मसले में मदद की, ना हम उनका साथ दिया, और हम न्यूट्रल पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, और ना ही ईरान के सिलसिले में उनकी मदद कर रहे हैं। तो डू यू सी कि ये मामला बिल्कुल बिगड़ रहे हैं, हमारे कंट्रोल से चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकल रही हैं, और हम इसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, या कि हम कोई नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच अपनाएंगे? जी जी, मतलब हम हमारे साथ प्रॉब्लम यही है ना कि हम हर जगह पे जहाँ पे नहीं भी जरूरत होती वहां भी हम मजहब को लेकर आ जाते हैं। हर जगह आप किसी जगह भी जाएं, आप यही बात होगी कि जी हिंदू है या क्रिश्चियन है, इस तरह की, अगर जब तक हम उसमें से नहीं निकलेंगे जिसमें से भारत निकल चुका है। भारत हर जगह जाके हिंदू हिंदू का नारा नहीं लगाता। वो जाते हैं उनको अगर उनका फायदा है और उनको कोई उससे कुछ मिल सकता है तो वो इस्लामिक कंट्रीज के पास भी जाते हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज के पास भी जाते हैं, और वो जैसे कहते हैं ना कि अपने दुश्मन से भी सीखना चाहिए, तो आई होप कि वो चाइना से भी सीखेंगे कि जिस तरह से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को खड़ा किया है, तो अगर वो सीखने पे लग गया इंडिया, तो इंडिया अपनी इकोनॉमी को भी उसी तरह से खड़ा कर लेगा। लेकिन हम ना तो दोस्त से कुछ सीखते हैं ना दुश्मन से कुछ सीखते हैं, वरना हम अगर चाइना बड़ा हमारा दोस्त है तो हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए कि भाई इकोनॉमी पे फुल टाइम आप उसको दें और किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को खड़ा करें, और इधर उधर की चीजों में ना पड़े। लेकिन हम हर जगह पे वो मजहब की जो है ना चीज लेके पहुंच जाते हैं, चाहे हमारा कोई लेना हो ना देना हो, और यही चीज जो है वो हमें नुकसान भी कर रही है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में भी देखें जिसमें कि आप खुद भी है, तो आपको आपको अंदाजा होगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो उस लेवल पे नहीं निकल रहे जिस लेवल पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आईटी की फील्ड हो चाहे कोई भी फील्ड हो एजुकेशन की, उसमें जितनी अच्छे से इंडियन स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और उनको बाहर जॉब्स मिल रही हैं, या वो अगर अपने मुल्क में भी है तो वो हमसे कहीं ज्यादा काबिल है। आप वो भी छोड़ दें, आप सिर्फ ट्विटर पे बात करके देख लें, जो ट्विटर पे आपको सोशल मीडिया पे उनके आम से लोग जो ट्विटर पे है इंडियंस, उनको और पाकिस्तानी जो है उनकी बातों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमारे लोगों को कुछ भी नहीं आता, जिसमें मैं अपने आप को भी शामिल कर देती हूँ कि मैं भी इतनी कोई लायक नहीं हूँ। लेकिन उनके जो है वो उन्होंने इतनी ज्यादा जो एजुकेशन के ऊपर उन्होंने जो काम किया है, और जिस तरह से उनके यहाँ, मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ। मैं कहती हूँ कि अगर हम अपनी लोगों को एजुकेशन फील्ड में थोड़ा सा मेहनत करें तो शायद हम हमारे लोग भी जो है वो किसी इंटरनेशनल कंपनी के सीईओ लग सके या कुछ बन सके। लेकिन हम सारे वक्त इसी में रहते हैं कि मदरसे की तालीम होगी, और कभी फलाना वाजिबुल कत्ल है, कभी इसको मार दो, कभी वो काफिर है, कभी ये,
वो चीजें चलती रहती है ना, पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया है। ये चीज ना तो सऊदी अरब में है और ना ही किसी और इस्लामिक कंट्री में है। मैं वैसे ये जो आपने ट्विटर की बात की या इंडिया के अंदर वो जो चीजें बात की, पहली बात है कि इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में है दुनिया में, तो हमारा उनका जो रेशो होता है चीजों में पहुंचने का, अमेरिका में या वो कहते हैं जी गूगल में देखें, यूएस एड में देखें, फला जगह पे देखें, तो वो तो इनका एक बड़ा नंबर है, तो वो जारी बात है पहुंच जाते हैं। हम लोग उस तरह की कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं पहुंचे। बहुत सारे मेरे पाकिस्तानियों से जो बाहर है उनसे बात होती है, वो कहते हैं हम तो इंडिया से बहुत पीछे हैं, 20-50 साल अभी हमें लगेंगे जो जितना इंडिया का वाशिंगटन में इन्फ्लुएंस है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान जो है वर्तमान में किस प्रकार के चैलेंजेस को फेस कर रहा है और पाकिस्तान के ऊपर निश्चित तौर पर जो है अरब मुल्कों की तरफ से दबाव आया हुआ है। अब देखना यह रहेगा कि पाकिस्तान जो है किस तरीके से अपने आप को जो है सेफ रखता है और अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर जाता है। तो आगे भी आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।